Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की 52nd पार्ट पर, जहां पर हम बात करेंगे फ़ोटोकॉपी मशीन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो ये वीडियो आपके नेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो आपके जो फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर इम्पैक्ट डालते हैं, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो पार्ट आता है किसी भी फ़ोटोकॉपी मशीन का, वो होता है पेपर कैसेट एंड पेपर फीड। सो पेपर कैसेट एंड पेपर फीड का क्या मतलब है? जब आपने कोई भी फ़ोटोकॉपी मशीन देखी होगी तो फ़ोटोकॉपी मशीन में सबसे पहले अगर आपको ज़ेरॉक्स निकालना है तो उसके लिए आपको उसमें कुछ पेजेस को डालना पड़ता है। तो पेजेस को लगाने के लिए उसमें जो आपका एक सिस्टम रहता है वो पेपर कैसेट कहलाता है। पेपर कैसेट मतलब कि जो आपकी पेपर की ट्रे होती है जिसमें आपको पेजेस को रखना होता है, तो वही आपका पेपर कैसेट कहलाता है। एंड इट इज़ ए कंटेनर टू होल्ड द स्टॉक ऑफ पेपर शीट्स टू प्रिंट ऑन। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका पेपर फीड। सो पेपर फीड जो होते हैं वो रबर के पीसेस होते हैं जो कि आपकी एक एक शीट को मशीन के अंदर ले जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि जो आपके पेपर ट्रे जो है, जो पेपर कैसेट है, वहाँ पर बहुत सारी आपके शीट्स ऑफ पेपर रखी हुई हैं। तो उन शीट को एक एक करके अंदर ले जाने के लिए जो आपका जो चीज़ आपकी पर्टिकुलर यूज़ होती है वो आपकी पेपर फीड कहलाती है, और ये आपके रबर के कुछ पीसेस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका स्टार्टिंग रोल प्ले करता है। और पेपर फीड के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन रोलर। रजिस्ट्रेशन रोलर क्या होता है उसको आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। तो उससे पहले ये हम इमेज देख लेते हैं। तो बेसिकली ये आपकी जो आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है कुछ इस तरह से दिखने में होती है, जिसको आपने कई बार वैसे देखा भी होगा। तो इसमें अगर बहुत सिंपल सी मशीन है, ये बहुत बड़े लेवल के नहीं है, बाकी जो मशीन्स आती हैं वो अलग अलग तरह की आती है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपका पेपर कैसेट कहलाता है, जहाँ पर आपके पेपर्स लगाए जाते हैं, पेपर की शीट्स लगाई जाती हैं। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, इसके अंदर जो टोनर यूनिट होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। अब टोनर क्या होते हैं उसको भी हम आगे चल के इसी वीडियो में समझेंगे। उसके अलावा जब आपकी फ़ोटोकॉपी जो रहती है, आपको किसी भी पेपर का फ़ोटोकॉपी निकालनी होती है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको आपको उठाना होता है। इसके नीचे ग्लास की शीट होती है जिसके ऊपर एक रे पास करती है, एक लाइट पास होती है, उसके ऊपर आपको पेपर को टर्न करके रख देना होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके बहुत सारी बटन्स होती हैं जिसमें देखकर आपको फीडिंग देनी होती है कि किस तरह से क्या क्या आपको ज़ेरॉक्स निकालना है। उसके अलावा जब प्रिंटिंग हो जाती है, जब इंटरनल प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद में जो पेपर आपकी फ़ोटोकॉपी आती है वो इस पोजीशन पर निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है फ़ोटोकॉपी मशीन का। बाकी इसको और डिटेलिंग में समझेंगे, और अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें पेपर फीड के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका रोलर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन रोलर जो होता है ये भी सॉफ्ट रबर रोलर होते हैं जो कि पेपर शीट को पुश करते हैं, आगे पास करते हैं जो ड्रम अवेलेबल होता है उसको। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपकी जो फ़ोटोकॉपी मशीन है उसमें पेपर कैसेट में आपके बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। अब ये पेपर एक एक करके आपके आगे पास किए जाएंगे पेपर फीड के थ्रू रजिस्ट्रेशन रोलर में। यहाँ पर आगे जो रजिस्ट्रेशन रोलर होते हैं इसके आगे जाके कुछ इस आगे जाके आपका अवेलेबल होता है ड्रम। अब ये ड्रम किस तरह से होता है उसको अभी हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर पेपर फीड से लेकर के पेपर को ड्रम तक पहुँचाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है पर्टिकुलरली, वो आपका रजिस्ट्रेशन रोलर कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सपोजर लैम्प की। तो एक्सपोजर लैम्प क्या है? जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ऊपर साइड मशीन का और सबसे ऊपर साइड का पोर्शन होता है, तो वहाँ पर एक ग्लास की शीट लगी होती है और उसके नीचे से एक रे पास करती है, और इस ग्लास की शीट पर ही आपको अपने डॉक्यूमेंट को जो भी जैसा भी डॉक्यूमेंट है उसको उसके ऊपर टर्न करके रख देना होता है, और उसके ऊपर से एक रे ऑफ लाइट पास करती है। तो वही वो चीज़ क्या करती है, जो भी आपकी पेज पर लिखा होता है उसको कैप्चर करती है, बेसिकली उसको रिफ्लेक्ट करती है एक दूसरे पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं ड्रम।
ठीक है। तो ये काम होता है आपका एक्सपोजर लैम्प का। एक्सपोजर लैम्प एग्जिस्ट इन मोस्ट ओल्ड एंड न्यू सिस्टम्स दैट कॉपी एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड इट्स पर्पस इज टू सप्लाई लाइट टू द इमेज ऑफ द ओरिजिनल. So the light reflects of a series of lenses and optical mirrors and projects the image onto the drum. सो बेसिकली होता क्या है, जो आपका पेज पर जो कुछ लिखा था जब उस पर लाइट पास करती है तो आपकी मशीन के अंदर बहुत सारे लेंसेज लगे होते हैं अलग अलग तरह के, जो आपकी हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट कैप्चर हुआ है उसको ड्रम तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, तो अभी ये कैसे कैसे होता है उसको अभी हम आगे चल के समझेंगे. अभी हम बस एक एक करके पार्ट्स को समझते जाइए, कौन कौन से पार्ट होते हैं और किसका क्या काम होता है. जब इतना आप समझ लेंगे फिर वर्किंग में इसको समझना और आसान हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो काम हो गया आपका एक्सपोजर लैम्प का. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी मशीन होती है तो ये इसका फ्रंट पोर्शन है और यहाँ पर ये आपकी देख रहे हैं ये ग्लास शीट लगी हुई है. अब इसी ग्लास शीट के ऊपर आपको पेपर को टर्न करके रखना होता है और ये जो ग्रीन लाइट देख रहे हैं ये आपकी एक ट्यूब रहती है, एक लाइट रहती है जो बेसिकली आपकी एक्सपोजर लैम्प कहलाती है, जो कि आपके पेज के ऊपर लाइट एमिट करती है ताकि जो डेटा होता है आपके पेज पर वो आपका कैप्चर किया जा सके. ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम होता है आपके एक्सपोजर लैम्प का. और अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोटो रिसेप्टर ड्रम. तो अभी तक जो हम ड्रम की बात कर रहे थे वो आपका ये फोटो रिसेप्टर ड्रम ही होता है, जिसको हम फोटो कंड्यूसिव ड्रम भी कहते हैं. ठीक है, तो कंड्यूसिव ड्रम क्यों कहते हैं इसको भी हम समझेंगे. उससे पहले जो फोटो रिसेप्टर ड्रम होता है इसको हम बेल्ट भी कहते हैं. ये आपकी एक तरह का एल्यूमिनियम सिलेंडर होता है जिसके ऊपर फोटो कंड्यूसिव फिल्म की कोटिंग होती है. और ये जो फोटो कंड्यूसिव फिल्म होती है ये बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका सेलेनियम है, सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है. इनकी कोटिंग होती है एल्यूमिनियम कोटेड सिलेंडर पे, तो वो आपका बेल्ट कहलाता है. और क्योंकि इसके ऊपर आपकी फोटो कंडक्टिव फिल्म की कोटिंग करी जाती है तो इसी वजह से हम फोटो कंड्यूसिव ड्रम भी कहते हैं और फोटो रिसेप्टर ड्रम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो भी आपके डॉक्यूमेंट का डेटा कैप्चर होता है उसको रिसेप्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है. तो इसी वजह से इसको फोटो रिसेप्टर ड्रम भी कहा जाता है. तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है जिसके ऊपर कोटिंग होती है फोटो कंडक्टिव फिल्म की. और इसके पर्पज से यूज़ क्या किया जाता है वो होता है आपका सिलिकॉन, सेलेनियम एंड जर्मेनियम. ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा जो आपका फोटो कंडक्टिव मटेरियल होते हैं ये बेसिकली करते क्या हैं, ये जो आपकी लाइट जो एक्सपोजर लैम्प की जो लाइट थी उसने डेटा को रिफ्लेक्ट किया था ड्रम के ऊपर, तो उस लाइट के साथ में रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो डेटा वहाँ से आता है, जो आपकी इमेज वहाँ से कैप्चर होती है वो आपके ड्रम के ऊपर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है एक तरह की सीरीज़ के फॉर्मेट में ऑफ एक्टिव एंड इनएक्टिव एरियाज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन द फोटो कंडक्टिव मटेरियल. तो बेसिकली जिस जिस जगह पर इंक होती है वहाँ पर आपका जहाँ पे डार्क कलर होता है, लाइट कलर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज होती है वो कैप्चर होती है. और वो अलग अलग आपके जो मिरर्स लगे होते हैं अंदर काफ़ी सारे, तो वो आपके रिफ्लेक्ट करते हैं उस इमेज को, उस लाइट को आपका जो फोटो रिसेप्टर ड्रम होता है उसके ऊपर. और उसके ऊपर वो सारी चीज़ें आपकी क्लियरली उस पर एक तरह से कह सकते हैं फॉर्म हो जाती है. ठीक है, मतलब उस पर अभी तक सिर्फ एक्सेप्ट हुआ है, वहाँ पर अभी सारा डेटा आया है. ठीक है, अब उसके बाद में अभी हम आगे मूव करते हैं. और इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला पोर्शन आता है. उससे पहले ये आपका जो ड्रम रहता है फोटो रिसेप्टर ड्रम कुछ इस तरह से देखने में होता है, कुछ सिंपल सी रॉड जैसी होती है जो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो होता है चार्ज कोरोना. बेसिकली जो कोरोना होते हैं ये दो तरह के होते हैं. चार्ज कोरोना होता है और एक और कोरोना होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र कोरोना. ठीक है, तो ये दो तरह के कोरोना यूज़ किए जाते हैं. जो आपके जो ड्रम होता है तो इसके अपोजिट साइड में मतलब दो जगह पर ये लगे होते हैं. एक तरफ होता है चार्ज कोरोना, एक तरफ होता है ट्रांसफ़र कोरोना. ठीक है, तो ये जो कोरोना होते हैं, चार्ज कोरोना जो होता है ये बेसिकली थिन वायर होता है इन अ मेटल स्लाइड. मेटल स्लाइड का के ऊपर एक तरह का थिन वायर का यूज़ किया जाता है
जो कि आपका ड्रम यूनिट का ही पार्ट होता है, मतलब जो आपका फोटो रिसेप्टर ड्रम था उसी का एक पार्ट होता है, उसी से अटैच्ड होता है ये। इसका यूज़ बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है ड्रम के ऊपर उसको प्रोड्यूस करने के पर्पज़ से यूज़ करा जाता है, जहाँ पर आपकी लाइट रिएक्ट करती है फोटो कंडक्टिव फिल्म के साथ में, और ये जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है टोनर को टू द ड्रम। मतलब कि हुआ क्या, जो आपका ड्रम था, ड्रम के ऊपर फोटो कंडक्टिव फिल्म थी, जो आपकी लाइट आती है उसको एक्सेप्ट करती है, उसको उसी अकॉर्डिंगली अपने ऊपर कह सकते हैं कि फॉर्म कर लेती है। इतना हो गया। अब इसके बाद में जो चार्ज होता है वो बेसिकली इस चीज़ को कैप्चर करने के लिए ही यूज़ करते हैं। जो लाइट आती है वो डेटा को कैप्चर करने के लिए यूज़ करा जाता है। उसके साथ में जो चार्ज कोरोना होता है, जब आपका ड्रम के ऊपर पेपर शीट का इम्पैक्ट आता है तो अब उस पर डायरेक्टली तो प्रिंट होने जाएगा, तो उसके लिए कुछ इंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो इंक होती है यहाँ पर वो टोनर कहलाती है। टोनर के अंदर आपकी इंक अवेलेबल होती है। तो जो टोनर यूनिट से जो इंक आती है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, ड्रम के ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए जिस तरह से आपकी डेटा कैप्चर हुआ है अकॉर्डिंगली उसी तरह से कैप्चर होने के लिए चार्ज कोरोना का यूज़ करा जाता है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकली आपके जो डेटा कैप्चर हुआ होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली आपका जो टोनर होता है वो भी उसी तरह से स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, इतना हो गया। ये काम होता है आपका चार्ज कोरोना का। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रांसफ़र कोरोना। तो ट्रांसफ़र कोरोना जो होता है ये भी एक थिन वायर ही होती है जो कि मेटल स्लाइड के ऊपर ही अवेलेबल होती है। ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकली अट्रैक्ट करती है टोनर को फ्रॉम द ड्रम ऑन टू द कॉपी पेपर। मतलब कि जो आपकी पेपर की शीट थी, अब आपकी जो रजिस्ट्रेशन रोलर से आपका पेपर आया था ड्रम के पास तक, तो ड्रम के पास तक जब पेपर आया था तो ड्रम पे तो आपका टोनर अट्रैक्ट हो चुका है। अब ड्रम से पेपर पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ आपकी यूज़ करी जाती है वो आपकी ट्रांसफ़र कोरोना होती है। मतलब कि पहले आपका डेटा कैप्चर हुआ, अब डेटा कैप्चर जिस तरह से हुआ था उसी अकॉर्डिंगली आपकी ड्रम के ऊपर आपके जो टोनर था, जो आपकी इंक थी वो स्प्रेड हो गई। अब उसके बाद में उसको एज इट इज़ पेपर पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो आपकी ट्रांसफ़र कोरोना कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसी तरह से काम करता है आपका ट्रांसफ़र कोरोना, एंड एट द सेम टाइम दिस component separates the electrically charged paper away from the drum so the paper can continue to the next stage of the process. So basically जो ट्रांसफ़र कोरोना होता है ये आपके ड्रम से पेपर को जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है उससे अलग अलग करने के लिए भी यूज़ करा जाता है, क्योंकि ऐसा तो अपना, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज होते तो अपने आप से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए ये ट्रांसफ़र कोरोना का ही यूज़ करा जाता है ताकि पेपर जो है ड्रम से सेपरेट हो सके और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वहाँ तक जा सके। ठीक है, तो इतना काम हो गया आपका ट्रांसफ़र कोरोना का। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं टोनर यूनिट की। सो बेसिकली जो टोनर यूनिट होती है एक तरह का पाउडर होता है जो कि बहुत फाइन ग्राउंडेड डाई होते हैं, जो कि आपकी कलर्ड प्लास्टिक से बनाया जाता है। डाई कलर्ड प्लास्टिक होती है एंड दिस विल बिकम इंक व्हेन हीटेड। सो बेसिकली जनरली जो आपके फोटोकॉपी मशीन में जो आपकी इंक यूज़ होती है वो पाउडर्ड फॉर्मेट में ही होती है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार वो पाउडर्ड फॉर्मेट में ही होगी, कई बार उसमें कुछ केमिकल्स भी यूज़ करे जाते हैं। तो जो आपके पाउडर फॉर्मेट में होती है वो आपके डाई कलर्ड प्लास्टिक होती है जो कि आपकी हीट होने पर इंक के फॉर्म में, मतलब हल्का सा आपका इंक जैसा मिक्सचर वाला बन जाता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड डेवलपर which is a finely ground metallic chemical with that can be electrically charged. So basically ये जो आपका डेवलपर होता है ये हल्का सा आपका लिक्विड फॉर्मेट में होता है, मतलब बहुत वैसा नहीं होता है, थोड़ा सा मेटेलिक केमिकल होता है ये जो आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होता है। तो यहाँ पर आप जो पाउडर है, जो आपकी प्लास्टिक कलर डाई है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो डेवलपर यानी कि जो केमिकल्स होते हैं आप यहाँ पर उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देन व्हेन द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ड्रम रोल्स past the toner unit, the developer is attracted to the drum and carries the toner along with it onto the drum. मतलब जो आपका ड्रम होता है जब वो टोनर यूनिट के पास आता है, उससे कांटेक्ट में आता है,
तो उससे जो टोनर होता है यानी कि जो इंक होती है वो आपके ड्रम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, आपके टोनर से इंक जो रहती है वो ड्रम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, ड्रम उसको कैरी कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद में वेयर देयर आर कलर टोनर्स द कलेक्शन ऑफ टोनर यूनिट्स विद डिफरेंट कलर डाइज सिट इन पैरेलल विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ड्रम। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपके टोनर्स होते हैं वो बेसिकली 4 तरह के भी यूज़ करे जाते हैं कलर्ड फोटोकॉपी में। जो आपकी कलर्ड फोटोकॉपी मशीन जो होती है वहाँ पर आपके 4 तरह के टोनर्स लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके अलग अलग कलर को प्रोड्यूस करने के लिए आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे कि सारे तरह के कलर्स को इंक्लूड कर दो, तो उसके लिए बेसिकली 4 टोनर यूनिट को लगाया जाता है जो आपके CYMK के नाम से जाने जाते हैं, शयान, मैजेंटा, ब्लैक एंड येलो। ठीक है, ये 4 कलर्स होते हैं और ये आपके पास पास लगाए जाते हैं ताकि ये जिस तरह का कलर चाहिए उस अकॉर्डिंगली आपस में मिक्स होकर वो पर्टिकुलर कलर जो रहते हैं उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई और बेसिकली अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में जो आपकी सिंगल टोनर यूनिट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं CYM एंड K, ये आपके 4 कलर्स होते हैं जो कि आपकी टोनर यूनिट जो रहती है, जो टोनर होता है उसको लगाया जाता है कलर फोटोकॉपी में। ठीक है, जो कुछ इस तरह से रहता है। बाकी आज सच देखने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकली अपने हाथ में नहीं देखेंगे इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है तब। ठीक है, ऐसे फ़ोटो में उतना क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही होगी तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई फ़ोटोकॉपी शॉप हो, फ़ोटोकॉपी मशीन जहाँ पे अवेलेबल हो, तो उनसे आप बता दीजिएगा ऐसा ऐसा कि मुझे देखना है, थोड़ा सा मैं फोरेंसिक का स्टूडेंट हूँ समथिंग, वो आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोनर यूनिट के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्यूज़र यूनिट की। तो फ्यूज़र यूनिट क्या होती है, ये बाइंड करती है टोनर को पेपर के साथ में। मतलब जो आपकी इंक थी वो आपके ड्रम से पेपर पर तो ट्रांसफ़र हो गई, अब उसके बाद में पेपर पर ट्रांसफ़र तो हो गई पर उस पर फिक्स करने के लिए, उस पर बाइंड करने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो काम आपका होता है फ्यूज़र यूनिट का। फ्यूज़र यूनिट में बेसिकली 2 रोलर होते हैं जिसमें से जो अपर वन होता है इज़ हीटेड एंड मेल्टेड द टोनर प्लास्टिक। मतलब जो ऊपर वाला आपकी रॉड रहती है वो आपका जो रोलर होता है वो गर्म होता है और जो टोनर की प्लास्टिक होती है उसको मेल्ट कर देता है और इंक जो होती है उसको रिलीज़ करता है पेपर के ऊपर। जैसे ही आपका जो पेपर होता है उस फ्यूज़र यूनिट के रोलर से पास करता है। अब यहाँ पर जो अपर फ्यूज़र रोलर होता है वो हीटेड होता है बाय अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड लैम्प। मतलब एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड लैम्प का यूज़ करा जाता है, उसकी हेल्प से वो गर्म होता है और वो गर्म होके पेपर के ऊपर जो टोनर प्लास्टिक अवेलेबल होती है उसको मेल्ट करके उसमें से इंक को रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये आपका जो टेम्परेचर के लिए जो अपर रोलर यूज़ कराता है, अपर फ्यूज़र रोलर जो यूज़ करा जाता है, ये आपका कोटेड होता है विद नॉन स्टिक सिलिकॉन कोटिंग। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका अपर फ्यूज़र रोलर होता है ये इसके ऊपर आपकी जो कोटिंग अवेलेबल होती है वो नॉन स्टिक सिलिकॉन की कोटिंग होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो आपका जो लोअर फ्यूज़र रोलर होता है इज़ नॉट हीटेड एंड इज़ जनरली जस्ट अ सॉफ्ट सिलिकॉन रबर। जो आपका जो लोअर फ्यूज़र होता है ये आपका गर्म नहीं होता है, ये नॉर्मल सिर्फ आपका एक तरह से बेस बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये आपका सिंपल सा सिलिकॉन रबर सॉफ्ट लोअर रोलर होता है। ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं, अपर रोलर और लोअर रोलर। आपकी फ्यूज़र यूनिट में 2 रोलर्स होते हैं। ठीक है, इतना हो गया आपका फ्यूज़र यूनिट। नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग यूनिट। अब आपकी जो फोटोकॉपी थी वो प्रॉपर हो गई है, अब उसके बाद में पेज जो है आपका बाहर जो आपकी पेपर ट्रे होती है वहाँ पर निकाल दिया जाएगा। पेपर ट्रे मतलब जो पेपर कैसेट होता है वो वाला नहीं, आपका नेक्स्ट साइड होती है, वो अभी दिखाएंगे कहाँ पर होता है। ठीक है, तो अब क्लीनिंग यूनिट होती है, मतलब आपको जो भी आपकी प्रिंटिंग होगी, जो फोटोकॉपी होगी, उसके बाद में आपको जो ड्रम होता है उसको क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए क्लीनिंग यूनिट डिज़ाइन करी जाती है ताकि जो भी रेसिड्यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ड्रम के ऊपर डिपॉजिट होते हैं उसको क्लीन किया जा सके। जब ये ट्रांसफ़र कोरोना जो रहता है अपना जो भी इमेज वगैरह रहता है, जो टोनर होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है, उसके बाद में ड्रम के ऊपर से ये सारी चीज़ों को रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आपका क्लीनिंग यूनिट यूज़ करी जाती है। ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक रोलर होता है और इसके साथ में एक क्लीनिंग ब्लेड भी यूज़ होती है
यहाँ पर जो क्लीनिंग ब्लेड होती है सिंपली आपकी सिलिकॉन रबर स्ट्रिप अटैच होती है, मतलब सिलिकॉन रबर होती है जिसके ऊपर एक स्ट्रिप अटैच होती है और ये आपका मेटल ब्रैकेट के साथ में अटैच रहता है। मतलब कि एक मेटल का ब्रैकेट होगा, उसके ऊपर सिलिकॉन रबर की स्ट्रिप अवेलेबल होगी। तो ये जो रहती है यही आपकी क्लीनिंग ब्लेड की तरह यूज़ करी जाती है। और ये जो रहता है फिजिकल कांटेक्ट में आते हुए, मतलब ड्रम के फिजिकल कांटेक्ट में आते हुए जितने भी रेसिड्यूज होती हैं उन सबको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपकी ब्लेड रहती है ये आपका इस तरह से काम हो गया ड्रम को क्लीन करने का। अब यहाँ पर होता क्या है कि काफ़ी सारे चीज़ें जो रहती हैं आपके अलग अलग ऐसे पार्ट्स यूज़ हुए हैं, वायर भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसकी वर्किंग के टाइम पर होता क्या है, कई बार अपने इंटरनल काफ़ी सारी इसमें डैमेजेस हो जाते हैं। जैसे कि आपका ड्रम है तो उसी पे अगर एक दो भी स्क्रैच पड़ जाएंगे या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी या कोई चीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से जो आपकी फ़ोटोकॉपी निकल कर आती है वो आपकी इम्पैक्ट डालती है उसके ऊपर। और उसका यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर फ़ोटोकॉपी मशीन को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस मशीन का, उस फ़ोटोकॉपी मशीन का इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो आपके ड्रम के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा जो आपके चार्ज करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है, रजिस्ट्रेशन रोलर है, आपका जो पेज फीड है, या फिर जो आपके हमने और फ्यूज़र यूनिट की बात करी, क्लीनिंग यूनिट की बात करी, तो इनमें सब में अगर छोटा मोटा कुछ बहुत ज़रा सा भी चेंजेस आएंगे, कुछ छोटा सा स्क्रैच भी पड़ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें आपकी फ़ोटोकॉपी पर इम्पैक्ट डालती हैं। यहीं पर अगर हम बात करें, अगर जो आपके रोलर्स थे तो रोलर में ही आपकी बहुत ज़्यादा कंप्रेशन हो गया या कुछ दिक्कत हो गई, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वो पर्टिकुलर पेज आपका अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है, तो अब वो भी आपका दिक्कत कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं अलग अलग फ़ोटोकॉपी मशीन के इंडिविजुअलाइज्ड होती है, क्योंकि वो इंटरनल डैमेज की वजह से होती है, वो कोई बाहर से नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं उस पर्टिकुलर फ़ोटोकॉपी जो पेज आता है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हुए आप उस मशीन तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये लास्ट आ जाता है पेपर ट्रांसपोर्ट एंड पेपर ट्रे। जब आपकी फ़ोटोकॉपी हो चुकी थी फ्यूज़र यूनिट में, उसने उसको फिक्स भी कर दिया था टोनर को, तो उसके बाद में जो पेपर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इज़ अ कैरेज सिस्टम। पेपर ट्रांसपोर्ट जो रहता है वो आपका एक तरह का कैरेज सिस्टम होता है जो कि होल्ड करता है टुगेदर द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग बाय कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ रबर रोलर्स एंड प्लेन्स टू फैसिलिटेट द कॉपी पेपर्स पैसेज अलॉन्ग द प्रोसेस। सो फ्यूज़र यूनिट के बाद में आपका नेक्स्ट आता है पेपर ट्रांसपोर्ट, जो बेसिकली पेपर को आपकी मशीन से बाहर निकालने के लिए यूज़ करे जाते हैं। ये भी एक तरह के रबर रोलर ही होते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपकी पेपर ट्रे अटैच होती है जिसको हम कैच ट्रे भी कहते हैं। ये ऑप्शनल होती है, ये बेसिकली एक्सटेंशन होता है, कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं, वो डिपेंड करता है। ये बेसिकली एग्जिट लोकेशन होती है फॉर द कॉपी पेपर एंड अलाउिंग द पेपर टू स्टैक मोर एफिशिएंटली विद लेस रिस्क ऑफ पेपर फॉलिंग ऑफ द प्रिंटर एग्जिट शेल्फ। तो ये बेसिकली आपके पेपर जो रहते हैं वो गिरे ना, वो सीक्वेंस में अटैच है, तो उसके लिए पेपर ट्रे का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ऑप्शनल होता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया आपका पेपर ट्रांसपोर्ट एंड पेपर ट्रे। अब यहाँ पर कुछ और एडिशनल चीज़ें कई बार लगाई जाती हैं जो होती हैं आपकी चार्ज कपल्ड डिवाइस। चार्ज कपल डिवाइस या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लगाया जाता है। तो ये बेसिकली जो चार्ज कपल डिवाइस होती है ये एक तरह का सॉर्ट ऑफ इमेज सेंसर होता है जो कि जो फोटॉन्स होते हैं, जो लाइट से मतलब जो फोटॉन्स कैप्चर होते हैं उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और जो कॉपियर होता है देन उसको ट्रांसलेट कर देता है इम्पल्सेस इनटू इमेज डेटा, जो कि अलाउ करता है कॉपियर को टू प्रिंट अ डुप्लीकेट ऑफ द स्कैन्ड इमेज। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप जैसे कि ये आपका था कुछ इस तरह से ग्लास की शीट थी, उसके ऊपर आपकी लाइट ट्रांसफ़र होती है, एक्सपोजर लैम्प, इसी सरफेस के ऊपर आपने अपने रखा था डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पर जब एक्सपोजर लैम्प पास करेगी तो डेटा को करेगी कैप्चर, तो डेटा यहाँ से जो होता है वो फोटॉन्स के फॉर्मेट में कलेक्ट होता है। अब ये जो फोटॉन्स होते हैं इसको जो रहता है कन्वर्ट करते हैं CCD यानी कि चार्ज कपल डिवाइस कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही मिरर जो लगे रहते हैं, इंटरनल मिरर होते हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए ड्रम के ऊपर, वहाँ तक आपके ड्रम तक पहुँचाते हैं यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। और फिर जो आपका ड्रम होता है वहाँ तक पहुँचने के बाद में ये CCD जो होते हैं चार्ज कपल डिवाइस जो होती हैं ये वापस से
ट्रांसलेट कर देते हैं उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को डेटा के फॉर्मेट में, इमेज के फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो डेटा कैप्चर होता है वो उसका ट्रांसफ़र इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टिंग फोटॉन्स फ्रॉम लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और इसी तरह से आपकी जो डेटा कैप्चर होता है उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। ये बेसिकली आपकी जो फोटोवोल्टेइक सेल होती हैं उसी के जैसा होता है, चार्ज कपल डिवाइस, इसको शॉर्ट में हम CCD कहते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा ये एक तरह का थिन लेयर ऑफ सिलिकन की थिन लेयर होती है जो कि इलेक्ट्रिकली रिएक्टिव होती है जब लाइट इसके ऊपर, इसकी सरफेस पर अटैक करती है, यानी कि जब इसकी सरफेस के ऊपर लाइट जो रहती है वो स्ट्राइक करती है तब ये इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो जाता है। जो CCD होता है, जो CCD इक्विप्ड कॉपियर होते हैं, ये बेसिकली ब्राइट लाइट को यूज़ करते हैं ताकि आइटम को वो अच्छे से इल्यूमिनेट कर पाए, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको वो अच्छे से इल्यूमिनेट कर पाएँ ताकि डेटा को बहुत अच्छे से कैप्चर कर सके और उसको आराम से वो पास कर सके, पासिंग द लाइट ओवर द सर्फेस ऑफ द पेज अलॉन्गसाइड द CCD। देन जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो स्ट्राइक करती है CCD पे एंड द डिवाइस ट्रांसफर द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द कॉपियर ऑफ द कॉपियर्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज़ थी, जो आपकी एक्सपोजर लैंप से डेटा कैप्चर हुआ वो आपका कन्वर्ट हो गया, जो फोटॉन्स के फॉर्मेट में कैप्चर होता है वो आपका इलेक्ट्रिकली इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि आपके ड्रम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर ड्रम तक ट्रांसफ़र करने के बाद में वापस से उसको आपका जो इमेज रहती है, जो डेटा रहता है, उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके फोटोकॉपी आपकी इस तरह से चलती रहती है। तो ये आपका CCD बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा को कैप्चर करने में बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं फोटोकॉपी मशीन के वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। इसके बाद में यही पार्ट के बेसिस पर इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो वर्किंग है, उसको हम समझेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनका एग्जामिनेशन होता है, वो आपके इन्हीं पार्ट्स के, जो फोटोकॉपी के ये सारे पार्ट्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ना समझ में आए वापस से एक बार इसको देख लीजिएगा। चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अपने आगे के नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आपको आगे के वीडियोस नहीं समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर ये करते हैं वीडियो को एंड। और यहाँ पर इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फेसबुक और इंस्टा पे बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है वैकेंसी वगैरह के लिए। और ब्लॉगर में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस अवेलेबल, तो वेबसाइट पर ज़रूर से एक बार विजिट करिएगा, यहाँ पर आपके सबसे नीचे लिखी हुई है, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।